बॉडी रूल एक ही है, कचरा जमा हो तो दिक्कत पक्की है। इसीलिए नेचर ने बनाया सिस्टम स्मार्ट एक्सक्रीशन, बॉडी का सफाई एक्सपर्ट। आज समझेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई इस लेसन की शुरुआत ही करेंगे एक्सक्रीशन के साथ कि भाई एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। वेस्ट रिमूवल के इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक आम तौर पर बात सोच के देखो कि यार जब आपका घर गंदा हो जाता है तो आप क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, डस्टिंग करते हो और घर को क्लीन करते हो। जब हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं हम साबुन से हाथ को पानी से अच्छे से धो के क्लीन करते हैं। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं क्या करते हैं? उनको हम या तो हाथ से धोते हैं मैनुअली या फिर हम उसे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। और होता क्या है, वॉशिंग मशीन के अंदर उन कपड़ों में जो भी डर्ट डस्ट था वो सब कुछ पानी में डिसॉल्व होके वो गंदा पानी जो है वॉशिंग मशीन के आउटलेट से निकल जाता है और हमें मिल जाते हैं साफ कपड़े। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे वेस्ट्स एक लिक्विड के फॉर्म में हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है और वो लिक्विड है यूरिन। एग्जैक्टली तो यूरिन के फॉर्म में वो सारे वेस्ट्स भी जो हैं वो हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट्स आते कहाँ से हैं? अरे भाई, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। अब जब इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, हर प्रोसेस से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल्स तो निकल ही जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स। मैम ये बताओ कौन से होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स? जैसे कि यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन एक्सेस ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे वाटर, जल तो जीवन है, बिल्कुल जीवन है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में पानी की जरूरत हमारी बॉडी को है तब तक तो जल रिक्वायर्ड है, जल जीवन है। बट अगर जल भी एक्सेस में प्रेजेंट रहे हमारी बॉडी में तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो जो एक्सेस वाटर है वो भी हमारे लिए वेस्ट है जिसे हमें बॉडी से निकालना है। सिमिलरली आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन हमारी बॉडी को जरूरत है बट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जरूरत है, वो भी अगर एक्सेस में रहे तो उन्हें निकालने की जरूरत है। तो ये है कुछ वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें हमारे बॉडी से बाहर निकलना होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजीनस वेस्ट के बारे में। यहां पर हम 3 नाइट्रोजीनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे और वो है एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एमोनिया यानी कि NH3, भाई इसके स्ट्रक्चर को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तभी इसे हम नाइट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं। लेट मी टेल यू कि एमोनिया जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट है। जितने भी नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा पॉइजनस है एमोनिया। ठीक है, हम देखते हैं कि जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एमोनोटेलिक होते हैं। एमोनोटेलिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने वेस्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, जैसे कि फिशेस। तो इस तरह के एनिमल्स में एक्सक्रीशन जो है वो या तो उनके बॉडी सरफेस के थ्रू होता है या फिर गिल सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, अब एमोनिया की एक खासियत होती है कि ये वाटर में हाईली सॉल्यूबल होते हैं, बड़ी आसानी से ये वाटर में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स के केस में क्या होता है कि एमोनिया जो है एमोनियम आयंस के फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व्ड होके उनकी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। कैसे एक्सक्रीट होते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस तो पता ही है भाई, मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि एमोनिया जो है वो पानी में डिसॉल्व होके बॉडी से बाहर निकलता है तो एमोनिया के साथ साथ बहुत सारा वाटर लॉस भी हो जाता है। लेकिन चूंकि ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके तो भाई चारों तरफ वाटर ही वाटर है, पानी की खूब अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए ज्यादा लॉस ऑफ वाटर हो भी गया तो कोई टेंशन
एक्सक्रीशन नहीं है। इनफैक्ट यही कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली एमोनोटेलिक होते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले नाइट्रोजिनस वेस्ट की तरफ, जो कि है यूरिया। एग्जैक्टली, यूरिया का भी अगर स्ट्रक्चर देखो तो वहां पर भी नाइट्रोजन देखने को मिलता है। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो यूरिया जो है अमोनिया के मुकाबले कम टॉक्सिक होता है, उतना ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है जितना अमोनिया होता है। मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक यानी कि जो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरियोटेलिक क्यों होते हैं, अभी अभी बताया था ना, क्योंकि अगर ये एमोनोटेलिक होने लगे, अगर ये डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट करने लगे तो इनकी बॉडी से खूब सारा वाटर लॉस भी हो जाएगा। अब भाई ये तो बेचारे लैंड पर रहने वाले हैं, तो इनके पास तो उतनी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है चारों तरफ, तो इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। अब बेसिकली इनके बॉडी के अंदर भी तो एमोनिया होता है, बट होता क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर एमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है लिवर में, और फिर वो यूरिया जो है ब्लड के थ्रू पहुंचा दिया जाता है किडनीज में, और किडनी से वो एक्सक्रीट हो जाता है बाहर। ठीक है, अब ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, इनमें किडनीज जो हैं दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होता है। इनके एग्जांपल्स यूरियोटेलिक एनिमल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस भी हैं इनके एग्जांपल, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, तो डॉग्स हैं। बेसिकली ये जो सारे लैंड एनिमल्स हैं ना, ये सारे यूरियोटेलिक होते हैं। तीसरा टाइप का नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिक एसिड। इनके भी स्ट्रक्चर को देख लो भाई, यहां पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अभी तक हमने जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट डिस्कस किए उसमें से ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम पॉइजनस है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड जो है, यहां पर यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में वाटर लॉस बहुत मिनिमल होता है, बहुत कम वाटर लॉस होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी एनिमल्स यूरिकोटेलिक होते हैं, ध्यान देना यूरियोटेलिक नहीं, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड के फॉर्म में जो एक्सक्रीट करते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें बहुत कम वाटर होता है, इसीलिए वाटर लॉस बहुत कम होता है, राइट। और ऐसा एक्सक्रीटा हमें कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनफैक्ट लिजर्ड, इंसेक्ट्स। इनके एक्सक्रीटा को अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बिकॉज वहां पर मिनिमम वाटर लॉस होता है। तो भाई अब आता है वही अहम सवाल कि एक्सक्रीशन जरूरी क्यों है, क्यों चाहिए एक्सक्रीशन। एक तो भाई सीधा साधा सिंपल सा जवाब जो हमें इतनी देर में ही समझ आ चुका है, वो ये है कि भाई बॉडी के अंदर से कचरा साफ करने के लिए। एग्जैक्टली, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ताकि बॉडी के अंदर का टॉक्सिक लेवल को हम कंट्रोल में रख सकें। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो क्या होगा, बीमारियां होंगी, डिजीजेस होंगी, राइट। तो इसीलिए बॉडी के अंदर टॉक्सिक लेवल को कंट्रोल करता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस। साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। भाई जो भी आयंस जिस अमाउंट में चाहिए वो उसी अमाउंट में रहे, वो एक्सेस ना हो जाए। तीसरा, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, जितना वाटर चाहिए उतना ही रहे, एक्सेस में नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बॉडी के इम्यूनिटी को भी मेंटेन करके रखता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जब बॉडी के अंदर कोई भी चीज राइट अमाउंट में होगी तो बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो करेक्टली फंक्शन करेंगे, राइट। तो एज अ रिजल्ट बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी बनी रहेगी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जो शब्द है ना भाई, एनिमल्स के अंदर ना ढेर सारे वैरायटीज हैं, राइट। जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि यार एनिमल किंगडम के अंदर कितनी सारी फाइला थी। वहां पर एकदम सिंपलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हमारे जैसे ह्यूमंस के जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक हैं एनिमल किंगडम के अंदर ही, राइट। तो अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि यार जो सिंपल वाले फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स वगैरह थे, वहां से लेकर के किस तरीके से इंसेक्ट्स और अदर एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में एक्सक्रीशन का एक अलग ही प्रोसेस, एक अलग ही सेटअप बना हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट तरह के एक्सक्रीशन के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो फटाफट से देखते हुए चलेंगे तो उससे हमें यह आइडिया भी लगेगा कि यार किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम को तो बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करना ही है। तो चलो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करेंगे विथ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स बोले तो
कौन होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स? फ्लैटवर्म्स, एग्जैक्टली। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स एक्सक्रीशन के लिए, जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। तो अगर हम इन जनरल किसी भी प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बॉडी को देखें तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि ब्रांच्ड टिब्यूल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो सिलिएटेड होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या मदद करता है? सीलिया हमेशा मूवमेंट में मदद करता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल्स जा रहे हैं, उनके मूवमेंट में ये सीलिया मदद करता है। फ्लेम सेल्स जो है साथ ही साथ ये एक डक्ट सिस्टम से, अगेन ट्यूब लाइक सिस्टम से ये कनेक्टेड होते हैं पोर्स से। पोर्स जो है बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू जितने भी वेस्ट हैं वो बॉडी से बाहर भेजे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। और इन पोर्स के थ्रू फ्लेम सेल्स जो है इन पोर्स के थ्रू ना ही सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स को एक्सपेल करते हैं, साथ ही साथ ये वाटर और आयन के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। यानी कि फ्लेम सेल्स जो हैं ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं निमैटोड्स की। निमैटोड्स यानी कि राउंड वॉर्म्स, जैसे कि वुचरेरिया। यस, तो इन राउंड वॉर्म्स में एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अब ये जो निमैटोड्स है ना, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, तो कुछ मैराइन भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो वेस्ट ये निकालते हैं दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। मैंने पहले ही बताया था कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मोस्टली एमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होकर एमोनिया बॉडी से बाहर जाता है उनमें। ठीक है, अब यहां पर जो मैराइन निमैटोड्स होते हैं ना, उनमें एक खास चीज देखने को मिलती है। अब मैराइन है वो, यानी कि वो समुद्र में रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी उनके बॉडी के अंदर जाता है उसके साथ साथ बहुत सारा सॉल्ट भी जाता है, राइट? समुद्र का पानी तो सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी के अंदर बहुत सारा एक्सेस सॉल्ट जमा हो जाता है। तो इस एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए मैराइन निमैटोड्स में एक स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं रेनेट ग्लैंड्स। तो ये रेनेट ग्लैंड्स जो है एक्सेस सॉल्ट के एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो चलो अब बात करेंगे हम एनालिड्स की। एनालिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स, एग्जैक्टली ऐसे वॉर्म्स जिनकी पूरी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, एग्जैक्टली। और एनालिड में एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया की भी खासियत ये होती है कि यार ये जो सेगमेंटेड वॉर्म्स है इनमें तो सेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, मतलब एक एक सेगमेंट में दो दो नेफ्रीडिया, पेयर में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम नेफ्रीडिया एग्जैक्टली क्या होता है? तो नेफ्रीडिया जो है ये भी कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं जो सेगमेंटली प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट वाइज कॉइल्ड टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बॉडी फ्लूइड्स के कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, मतलब सही क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉडी में रहे, सही अमाउंट में आयंस बॉडी में रहे, तो जो कुछ भी एक्सेस में है उनको ये एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। ठीक है, यही इनका मेन काम है। अगर हम नेफ्रीडिया के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के नेफ्रीडिया हमें एनालिड्स में देखने को मिलते हैं, और वो है सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया एंड फैरिंजियल नेफ्रीडिया। ये 3 टाइप के नेफ्रीडिया हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं कौन से कहां पर प्रेजेंट होते हैं। नीचे से चलेंगे, सबसे पहले देखते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया जो है ये 15th सेगमेंट से एकदम एंड तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये ओपन होते हैं इनटू द एलिमेंट्री कनाल। अब किसी भी सेगमेंटेड वॉर्म में पूरा बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और इनका जो एलिमेंट्री कनाल है, मतलब जो समझ लो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इंटेस्टाइन से, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना उनको वो एलिमेंट्री कनाल में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। तो जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है वो इनके ऊपर होते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट 7 से सेगमेंट 14 तक। इनकी खासियत ये होती है कि ये जो है ना डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन होते हैं, यानी कि अगर इस पिक्चर पे आप विजुअलाइज कर रहे हो तो देखो सेगमेंट 7 से लेके 14 तक डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो ये बॉडी सरफेस में ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यही है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, जो डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल्स को बाहर भेज देते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू।
ठीक है। फिर आता है तीसरा टाइप जो कि है फेरिंजियल नेफ्रीडिया। फेरिंजियल नाम जो है यही फेरिंग्स से लिंक्ड है, क्योंकि इस तरह के नेफ्रीडिया फेरिंग्स के पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में, ऑब्वियसली पेयर में होते हैं। इनके इनके अगर अपीयरेंस को भी देखो तो ये थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, मतलब इनका जो पेयर भी है ना वो बंचेस में है। जैसे पहला पेयर है, एक एक पेयर का जो एक एक इंडिविजुअल नेफ्रीडियम जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ बंचेस है, बंच की तरह है, टफ्ट की तरह है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के पास, और ये फेरिंजियल नेफ्रीडिया भी जो है ये ओपन होते हैं इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका मतलब है फेरिंजियल नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया जो है ये अपने वेस्ट मटेरियल्स को एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं, और जो बीच वाले इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं ये डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल्स को बाहर भेज देते हैं। अब बारी है आर्थ्रोपॉड्स की। आर्थ्रोपॉड्स बोले तो इंसेक्ट्स, यस, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं माल्फीजियन टिब्यूल्स, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए। टिब्यूल्स है भाई ऑब्वियसली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो टिब्यूल्स होते हैं ना ये हीमोलिम्फ से कनेक्टेड होते हैं। हीमोलिम्फ, अरे यार भूल गए क्या? इंसेक्ट्स में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पढ़ा था ना हमने पिछले लेसन में। तो यहां पर ब्लड और लिम्फ मिक्स्ड होता है जिसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। अब ये जो माल्फीजियन टिब्यूल्स हैं ये हीमोलिम्फ से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये वेस्ट मटेरियल्स को हीमोलिम्फ से कलेक्ट करते हैं, और उन वेस्ट मटेरियल्स को कहां भेजते हैं? उनको भेज देते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखो इसके पिछले वाले में भी यानी कि एनालिड्स में भी हमने देखा कि बहुत सारे नेफ्रीडिया वेस्ट मटेरियल्स को एलिमेंट्री कैनाल में डाल रहे हैं, विच इज अगेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहां पर जो वेस्ट मटेरियल पहुंचता है वो बॉडी से बाहर कैसे जाता है? थ्रू द एनस, एग्जैक्टली। तो एनस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीटा बन के बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इंसेक्ट्स के केस में भी वैसा ही होता है। माल्फीजियन टिब्यूल्स का काम सिर्फ ये होता है कि हीमोलिम्फ से वेस्ट इकट्ठा करो और उनको इंटेस्टाइन में डाल दो। एक बार इंटेस्टाइन में वेस्ट पहुंच गया तो इंटेस्टाइन जो है उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देगा। अगर बात करें मॉलस्क्स की तो वहां पर भी नेफ्रीडिया जो है वही इनके प्राइमरी या फिर मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर वेस्ट जो एक्सक्रीट होता है वो एमोनिया के फॉर्म में भी होता है और यूरिक एसिड के फॉर्म में भी होता है। देखो दोनों एक्सट्रीम, एमोनिया वो जिससे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, और यूरिक एसिड वो जहां पर मिनिमल वाटर लॉस होता है। तो मॉलस्क्स के अंदर जो मॉलस्क्स एक्वेटिक है वहां पर एमोनिया के थ्रू वेस्ट एक्सक्रीट होता है, और कहीं कहीं पर मिनिमल वाटर लॉस के लिए यूरिक एसिड के फॉर्म में भी वेस्ट एक्सक्रीट होता है। बट इवेंचुअली मॉलस्क्स के अंदर भी ये जो नेफ्रीडिया है इनका मेन काम क्या होता है? टू मेंटेन द राइट वाटर बैलेंस। एकाइनोडर्माटा यानी कि पहला एग्जांपल दिमाग में आता है स्टारफिश, एग्जैक्टली। तो एकाइनोडर्म्स में जो है ना एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता ही नहीं है। यहाँ पर एक्सक्रीशन जो है वो भी रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू ही होता है, मतलब यूं समझ लो उनके बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है एक्सक्रीशन हो जाता है। कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जहां पर उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है वो वहां से उस जगह पे मूव करेगा जहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है मूव आउट कर जाते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो चलो भाई, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में देखा हमने। अब बारी है हमारी यानी कि ह्यूमंस की। तो चलो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले है अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज प्रेजेंट है। दोनों किडनी से निकलती हुई दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एग्जैक्टली। फिर है एक यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरिथ्रा। तो ये जो चार चीजें हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलो पहले इन चार चीजों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं ताकि हम समझ सके कि एक्सक्रीशन होता कैसे है। तो चलो एक एक करके हर एक पार्ट को देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनीज हमारे एब्डोमेन के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। दो किडनीज हैं तो बैकबोन के दोनों साइड दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, शेप की बात करें तो ये बीन के शेप में होता है, राइट। अगर हम इसके इनर सरफेस को देखें तो ये कॉनकेव सरफेस होता है, इस तरह से घुसा हुआ सरफेस होता है, और इस इनर कॉनकेव सरफेस के बीचों बीच एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, किडनीज के बाद बारी आती है किसकी?
यूरेटर्स की। यूरेटर जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अराइज करता है किडनी के हाइलम से। एग्जैक्टली तो दोनों किडनी से दो यूरेटर शुरू होता हुआ दिखता है हमें, और फिर ये जो दोनों यूरेटर है ये ओपन अप होते हैं इन द यूरिनरी ब्लैडर। एग्जैक्टली यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसका मेन काम होता है टू स्टोर यूरिन। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये मस्कुलर नेचर का होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गन मस्कुलर नेचर का होता है, इसका मतलब ही क्या है कि उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करने की जरूरत है। इनफैक्ट उसी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करने के केपेबल है। ठीक है, एंड फाइनली यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है टुवर्ड्स द एंड आता है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा में एक छोटा सा एपर्चर होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू यूरिथ्रा जो है बाहर से कनेक्टेड होता है, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर से कनेक्टेड होता है। इनफैक्ट इसी एपर्चर के थ्रू यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। सो स्ट्रक्चरली मेल्स में यूरिथ्रा जो है कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स। अब भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को तो हम जान गए हैं, तो चलो अब एक्सक्रीशन के प्रोसेस को समझते हैं। तो हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन बनता है किडनीज के अंदर, फिर ये यूरिन मूव करता है थ्रू द यूरिटर्स, पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जहां पर ये स्टोर्ड रहता है फॉर सम टाइम, और फिर फाइनली वो यूरिथ्रल ओपनिंग से, यूरिथ्रा के एपर्चर से वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। बट यहां पर एक अहम सवाल ये आता है कि यूरिन बनता कैसे है। मैंने अभी अभी बोला कि यूरिन बनता है किडनीज के अंदर। अब यूरिन कैसे बनता है उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा किडनी के स्ट्रक्चर को। तो चलो अब समझते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को। किडनी के वजन की अगर बात करें तो रफली ये 120 टू 170 ग्राम्स वे करता है। हमारे हार्ट से इसका वजन कम होता है, हार्ट लगभग 300 ग्राम का होता है ना। अच्छा, अब अगर हम पोजीशन को देखें राइट और लेफ्ट किडनी की, तो हम क्या देखते हैं कि जो राइट किडनी है वो स्लाइटली नीचे की तरफ है, मतलब लेफ्ट किडनी थोड़ा सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब पोजीशन वाइज थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है, और लिवर के होने की वजह से राइट साइड वाली किडनी जो है पोजीशन वाइज वो थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किडनी में हमने क्या देखा था कि जो इनर कॉन्केव सरफेस है उसके सेंटर के आसपास एक नॉच है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। एग्जैक्टली और ये हाइलम जो है ना, समझ लो कि यही एंट्री पॉइंट है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर किसी को भी जाना है, किडनी के अंदर से किसी को भी सामान लेना है, तो उसका जो दरवाजा है ना वो है ये हाइलम। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं यूरेटर्स जो है वो भी हाइलम से शुरू होते हैं। तो किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है वो यूरिन को यूरेटर्स कहाँ से लेते हैं? हाइलम के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी नर्व्स हैं, वो किडनी में एंटर करते हैं थ्रू द हाइलम। ठीक, इसके बाद चलते हैं, अब किडनी के अंदर चलते हैं। हाइलम के अंदर हमें एक फनेल शेप्ड रीजन देखने को मिलता है। देखो आपको हाईलाइट होता हुआ विजुअलाइज हो रहा होगा। तो ये जो फनेल शेप्ड रीजन है इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे बताती हूँ कि आप नोटिस करोगे कि किडनी से रिलेटेड बहुत से टर्म्स के लिए ना रीनल वर्ड और नेफ्रो वर्ड बहुत यूज होता है। जैसे जो किडनी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। तो ये नेफ्रो और रीनल वर्ड का मीनिंग क्या है? सो बेसिकली रीनल जो है ना ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किडनी। नेफ्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है किडनी। इसीलिए आप देखोगे कि किडनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स या किडनी से रिलेटेड चीजों के जो नाम होते हैं उसमें रीनल और नेफ्रो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी कि ये जो फनेल शेप्ड रीजन है किडनी के अंदर, इसका नाम भी क्या है? रीनल पेल्विस, मतलब किडनी के अंदर एक पेल्विस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यूरिन को रिसीव करना। अब यूरिन रिसीव कहां से करेगा? तो अभी थोड़ी देर में बहुत डिटेल में देखेंगे कि एक किडनी के अंदर बहुत सारे मतलब लिटरली बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, एंड नेफ्रॉन्स आर सुपर क्रिटिकल क्योंकि नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर पाए जाने वाले वो यूनिट है जहां पर यूरिन एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। तो इट इज लाइक एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं और वो सारे नेफ्रॉन्स थोड़ा यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर वो सारा यूरिन को कलेक्ट करके वो सारा यूरिन रिसीव कौन करता है? रिसीव करता है रीनल पेल्विस।
बात समझ में आई। अब नेफ्रॉन क्या होता है, उसके अंदर यूरिन कैसे बनता है, वो सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। अभी के लिए बात समझ में आ गई कि भाई ये सारे नेफ्रॉन्स जो थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाते हैं, वो पूरा यूरिन रिसीव कौन करता है, रीनल पेल्विस। ठीक है, अब ये रीनल पेल्विस की भी देखो फर्दर ब्रांचिंग है, मतलब अगर इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को देखो, ये फर्दर ऐसे ब्रांचेस में निकलते हैं और वो ब्रांचेस फर्दर और डिवाइड कर जाते हैं और ब्रांचेस में। तो ये जो ब्रांचेस हैं इनको कहा जाता है कैलिक्स। तो ये जो पूरा फनल शेप्ड रीनल पेल्विस है, ये बड़े बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में पहले तो ब्रांच आउट करते हैं, जिनको कहते हैं मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स फर्दर पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ब्रांच आउट करते हैं, जिनको कहा जाता है माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि बहुत सारे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि माइनर कैलिसेस साथ में ज्वाइन होकर बनाते हैं मेजर कैलिसेस, और बहुत सारे मेजर कैलिसेस साथ में ज्वाइन होकर क्या बना देते हैं, पूरा रीनल पेल्विस। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आया कि ये जो किडनी के अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन्स होंगे, ये लोग थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाएंगे, वो यूरिन जो है माइनर कैलिसेस से होते हुए मेजर कैलिसेस से होते हुए कहां पर पहुंचेगा, रीनल पेल्विस में पहुंचेगा। अगला पार्ट है रीनल कैप्सूल। कैप्सूल शब्द का मतलब क्या होता है, कैप्सूल हम आमतौर पर यूज करते हैं कहां पर, बताओ, जो दवाई लेते हैं कैप्सूल सुना ही होगा, राइट। अब उस कैप्सूल की भी अगर सोच के देखो तो क्या होता है, उसमें एक बाहर की कवरिंग होती है और उसके अंदर मेन दवाई होती है। तो कैप्सूल वर्ड जो है ना, ये कवरिंग के लिए यूज की जाती है। तो रीनल कैप्सूल, अब भाई किडनी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, तो इसकी एक आउटर कवरिंग तो होनी ही चाहिए भाई इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये रीनल कैप्सूल जो है एक थिन कवरिंग है, एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है किडनी के बाहर। तो ये जो है एक तरीके से हमारे किडनी को शेप भी देता है, ये फाइब्रस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, काफी टफ होता है, जिसकी वजह से ये अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं किडनी के अंदर के दो इंपॉर्टेंट जोन्स पे। किडनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, ठीक है, एक आउटर जोन, एक इनर जोन, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स आउटर जोन है जो कि स्मूथ होता है, रेडिश कलर का होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको हाईलाइटेड दिख ही रहा है। तो बाहर की कवरिंग हो गई रीनल कैप्सूल, उसके बाद जो उसका जो आउटर लेयर है जो स्मूथ है, रेड कलर का है, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। इसका जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। अब देखो मेड्यूला काफी अलग दिख रहा है कॉर्टेक्स से, है ना। मेड्यूला में क्या अलग दिख रहा है डिस्टिंक्टली, मेड्यूला का कलर अलग है, ये रेडिश ब्राउन कलर है, थोड़ा ज्यादा डार्क कलर है ये। और क्या अलग दिख रहा है, इसमें स्ट्राइप्स दिख रही हैं, राइट, इसमें स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं, एग्जैक्टली। और वही मेन डिफरेंस है इन दोनों लेयर्स में। तो मेड्यूला जो है ये इनर स्ट्रिएटेड लेयर है जिसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रिएशंस क्या है वो अभी देखेंगे, ठीक है, बट फिलहाल ये बात समझ में आ गई। बाहर की तरफ स्मूथ रेड कलर का लेयर है कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ स्ट्रिएटेड थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का लेयर है विच इज मेड्यूला। तो अभी जिन स्ट्रिएशंस की हम बात कर रहे थे जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है मेड्यूलरी पिरामिड्स। एंड मेड्यूलरी पिरामिड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर ब्लड वेसल्स, टिब्यूल्स सारे प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स क्या होते हैं, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो, स्पेशली कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाले पार्ट को। आप नोटिस करोगे बाहर तो कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ मेड्यूला है विथ मेड्यूलरी पिरामिड्स। बट इंटरेस्टिंगली कॉर्टेक्स का कुछ रीजन जो है ना मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में भी एक्सटेंड कर रहा है, राइट, नोटिस किया राइट। अब ये जो रीजन है ना, ये देखने में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है, मतलब ऐसे कॉलम जैसे कॉर्टेक्स की पोर्शंस हमें दिख रहे हैं। तो इन्हें कहा जाता है रीनल कॉलम्स, या फिर इनका एक और नाम है विच इज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब देखो ये बायो में ना कई ऐसे अजीबोगरीब नाम होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट पे रख दिए जाते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे लैंग्वेज के उसी टर्म से रख दिया जाता है, बट वी कांट हेल्प इट, नाम तो हमें याद रखने हैं यार। इसीलिए जैसे जैसे ये पार्ट्स आप सीखते हो ना, वैसे वैसे अपनी एनसीईआरटी में इन नाम को अंडरलाइन करते चलो। इनफैक्ट फॉर बेटर रिटेंशन इन टर्म्स को ना, जब आप सुन रहे हो, सुनते सुनते इन टर्म्स को लिखते भी चलो। टर्म्स को लिखोगे भी ना एक दो बार तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बेटर रजिस्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमने क्या क्या देखा, एक किडनी के अंदर पहले तो किडनी का जो इनर कॉन्केव वॉल है वहां पर है प्रेजेंट क्या, हाइलम, एग्जैक्टली। हाइलम से अगर अंदर जाए तो एक फनेल शेप्ड रीजन है, उसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है ब्रांच आउट करते हैं, बड़े ब्रांचेस को मेजर कैलिक्स कहते हैं, छोटे ब्रांचेस को माइनर कैलिसेस कहते हैं। ग्रेट। अब आते हैं बाहर की लेयरिंग पे,
प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। एग्जैक्टली। अब किडनी के अंदर दो रीजन है, कॉर्टेक्स बाहर वाला स्मूथ रीजन, मेड्यूला अंदर वाला स्ट्रिएटेड रीजन। ये स्ट्रिएशंस क्या है, मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स के कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो देखो फटाफट से करा दिया मैंने क्विक रिकैप, तो मतलब एक बार पढ़ाया एक बार रिवाइज भी करा दिया। सुपर। तो चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं किडनी के उस पार्ट के बारे में जो किडनी का जो मेन फंक्शन है, यानी कि किडनी का मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो लीड रोल प्ले करता है उस पार्ट के बारे में अब हम करेंगे बात, एंड इट इज नोन अदर देन नेफ्रॉन्स। एग्जैक्टली। इनफैक्ट नेफ्रॉन्स को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। मतलब एक किडनी में 1, 2, 10 या 15 नहीं, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होते हैं, राइट, और हर एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो हर एक सेल वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। इसीलिए सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, राइट। ठीक उसी तरीके से किडनी के अंदर जो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन सा फंक्शन, जो किडनी का फंक्शन है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन। तो हर एक नेफ्रॉन जो है यूरिन फॉर्म करता है, हर एक नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, और वो थोड़ा 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 यूरिन बन के ओवरऑल किडनी जो है वो यूरिन बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसी कारण से नेफ्रॉन्स को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। हर एक नेफ्रॉन जो है एक माइक्रो फिल्टर की तरह काम करता है, छोटा साइज का फिल्टर जो ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट किडनी ओवरऑल ये काम कर रहा होता है। किडनी भी ब्लड को फिल्टर ही कर रहा होता है, राइट, क्योंकि ब्लड में से वो वेस्ट मटेरियल्स को ले रहा है और उस वेस्ट मटेरियल से यूरिन बन रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं इन नेफ्रॉन्स के लोकेशन के बारे में, राइट। किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है, अब थोड़ी ही देर में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो लोकेशन है ना, वो पार्टली कॉर्टेक्स रीजन में है और पार्टली मेड्यूला रीजन में है। मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि वो उसका थोड़ा सा पोर्शन कॉर्टेक्स में है, थोड़ा सा पोर्शन मेड्यूला में लाई करता है। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले अब देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो भाई अब अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वैसे सबसे पहले तो ये बता दूं कि नेफ्रॉन जो है ना, ये भी एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो जो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, पहला होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस ऐसे समझ लो कि एक बहुत ही ब्रांच्ड थिन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। बहुत सारे थिन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो है दैट इज ग्लोमेरुलस। अब देखो जाहिर सी बात है कि नेफ्रॉन का काम क्या है, क्या काम है नेफ्रॉन का, मैंने क्या बोला था, हर एक नेफ्रॉन जो है एक माइक्रो फिल्टर की तरह काम करता है। यानी कि हर एक नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकाल के यूरिन बना रहा है, यही तो कर रहा है। अब इसके लिए नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को पहुंचना होगा, राइट। कौन पहुंचाएगा, तो एफरेंट आर्टेरियोल, ये नाम याद रखने हैं आपको। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद इस ब्लड में से जो भी वेस्ट हैं वो निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर वो जो वेस्ट हैं उससे यूरिन बनता है। लेकिन जो बचा हुआ जो रिमेनिंग ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो इस ग्लोमेरुलस से बाहर चला जाता है, और बाहर कौन लेके जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो समझो जो आर्टेरियोल ब्लड को अंदर ला रहा है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, जो बचे हुए ब्लड को बाहर लेके जा रहा है वो इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, वो ये है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है जिससे ब्लड अंदर आ रहा है ग्लोमेरुलस के, उसका डायमीटर कंपैरेटिवली ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इफरेंट आर्टेरियोल में। मतलब जिसके थ्रू ब्लड बाहर जा रहा है वो काफी पतली ट्यूब है, बट जिसके थ्रू ब्लड अंदर आ रहा है वो कंपैरेटिवली थोड़ी चौड़ी ट्यूब है। अब इन दोनों ट्यूब्स के, इन दोनों आर्टेरियोल के थिकनेस के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है ना उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
बात को समझो, इधर से ब्लड घुसा इतने चौड़े से ट्यूब से, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड है, इसमें से कुछ कुछ ब्लड जो है, ब्लड का कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आगे निकल गया, वो फिल्ट्रेशन हुआ, वो आगे निकल गया। जो बचा हुआ ब्लड है अब उसको बाहर जाना है, लेकिन जो बाहर जाने का जो आर्टेरियोल है वो बहुत ज्यादा पतला है। एज अ रिजल्ट, चूंकि इन दोनों आर्टेरियोल्स की थिकनेस अलग अलग है, तो क्या हो रहा है, जो ब्लड ग्लोमेरुलस में है उसका प्रेशर बहुत अधिक है। एंड लेट मी टेल यू कि ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर का होना इज अ मस्ट फॉर यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन होने के लिए इस हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम थोड़ी ही देर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो फिलहाल ग्लोमेरुलस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब नेफ्रॉन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज रीनल टिब्यूल। नाम से पता चल रहा है कि यार ये किडनी के अंदर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके भी कई पार्ट्स हैं, राइट। तो जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। बड़े ही अलग नाम है यार, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, नाम याद रखने हैं। बोमेन्स कैप्सूल ये क्या करता है, कैप्सूल मतलब कवरिंग, किसकी कवरिंग, ऐसे याद रखो कि ग्लोमेरुलस की कवरिंग। ये एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कप शेप में है, और इस कप शेप के अंदर ग्लोमेरुलस है, मतलब समझ लो ये कप है ऐसा, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। फिर आता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। मतलब प्रॉक्सिमल मतलब पास, नियर बाई, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, राइट। तो इसका मतलब इसका जो अगला पोर्शन है बोमेन्स कैप्सूल के बाद एक बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किसके पास है, ग्लोमेरुलस के पास है। उस रीजन को कहते हैं पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर आता है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप क्या होता है, एक यू शेप्ड लूप स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हेनलीज लूप कहते हैं। फिर आता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। समझ ही गए होंगे क्या है डिस्टल, मतलब जो थोड़े डिस्टेंस पर है, जो थोड़ा दूर है। तो थोड़ा दूर, ग्लोमेरुलस से थोड़ा दूर रहने वाला कॉइल्ड टिब्यूल दैट इज डीसीटी। एंड फाइनली एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। नाम से पता चल रहा है कि इसका काम जरूर यही होगा कि ये यूरिन को कलेक्ट करेगा, राइट। तो इतने सारे पार्ट्स हैं रीनल टिब्यूल वाले पार्ट के, ठीक है। तो मतलब एक नेफ्रॉन के अंदर देखो क्या क्या है, ग्लोमेरुलस है जहां पर बहुत सारे कैपिलरीज का नेटवर्क है, फिर बोमेन्स कैप्सूल है जो कप शेप्ड ट्यूब है, फिर पीसीटी है कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर, फिर यू शेप्ड हेनलीज लूप है, फिर डीसीटी है वापस से कॉइल्ड वाला ट्यूब स्ट्रक्चर, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। तो चलो बच्चों, अब रीनल टिब्यूल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, बिकॉज हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से पार्ट एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन जो है ना वो पार्टली कॉर्टेक्स रीजन में और पार्टली मेड्यूला रीजन में लाई करता है। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में लाई करता है, कौन सा मेड्यूला में, ये जानना जरूरी है। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, एक किडनी विजुअलाइज करेंगे और इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखते चलेंगे कि कौन कहां पर लोकेटेड है। तो चलो, रीनल टिब्यूल का सबसे पहला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, जो कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये डबल लेयर्ड एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये कौन से रीजन में लोकेटेड होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में लोकेटेड होता है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आता है पीसीटी कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है, और ये भी कॉर्टेक्स रीजन में ही लोकेटेड होता है। फिर आता है हेनलीज लूप जो कि एक यू शेप्ड ट्यूब होता है। अब इसमें देखो दो आर्म्स होते हैं, एक देखो यू जब बन रहा है तो एक नीचे की तरफ जा रहा है जिसको हम डिसेंडिंग आर्म कहते हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है जिसको हम असेंडिंग लूप कहते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप जो है वो हेनलीज लूप को बनाता है। और हेनलीज लूप आप देखो कहां पर लोकेटेड है, ये मेड्यूला रीजन में लोकेटेड है। एग्जैक्टली, कॉर्टेक्स तो बाहर वाला रीजन था, तो कॉर्टेक्स में बोमेन्स कैप्सूल पीसीटी था, उसके बाद का जो यू शेप्ड ट्यूब है वो पूरा किसके अंदर है, वो मेड्यूला में है, ठीक है। फिर आता है डीसीटी। डीसीटी अगेन कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये वापस से कॉर्टेक्स रीजन में ही लोकेटेड है। एंड फाइनली आता है कलेक्टिंग डक्ट जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो शुरू तो होता है कॉर्टेक्स रीजन से बट वो डीप जाता है मेड्यूला रीजन तक। तो मतलब ये पार्टली कॉर्टेक्स और पार्टली मेड्यूला रीजन में लोकेटेड होता है। अब ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स, क्योंकि एक किडनी के अंदर एक नहीं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है मतलब मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स है। तो ये मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये कहां पे जाकर के ओपन होते हैं,
थोड़ा सा याद करो किडनी के स्ट्रक्चर को। ये सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ पर ओपन होते हैं? ये ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में, क्योंकि रीनल पेल्विस ही तो सारा का सारा यूरिन रिसीव करता है, राइट? किसके थ्रू रिसीव करता है? कैलिसिस के थ्रू रिसीव करता है। तो ये सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये अपना सारा यूरिन कहाँ पर पहुंचाते हैं? रीनल पेल्विस रीजन में पहुंचाते हैं। तो भाई देखो बच्चों, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे से जानने के बाद, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से जानने के बाद हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्या होते हैं ये? नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब ऐसा नेफ्रॉन जो मेजरली कॉर्टेक्स रीजन में लाई करता हो। अब देखो नेफ्रॉन के हमने सारे पार्ट्स देखे, राइट? हमने क्या देखा? कौन सा वो पार्ट था जो मेड्यूलर रीजन में ज्यादा लाई करता था? लूप ऑफ हेनले, या फिर जिसको मैं कई बार हेनलेज लूप भी कह रही हूं, राइट? तो ये जो लूप ऑफ हेनले है यही मेजरली मेड्यूला रीजन में लाई कर रहा था। लेकिन अगर कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स भी होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स के केस में उनका जो मेजर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स में ही लाई करता है, और वैसे नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दूसरी तरफ कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि वो मेड्यूला रीजन में काफी डीप चला जाता है। तो इस तरह के नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो इसी के साथ टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, sample papers and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।